आज हम 80G के बाद नेक्स्ट डिडक्शंस डिस्कस करेंगे चैप्टर 6A के अंदर। तो नेक्स्ट सेक्शन इज दैट इज 80G। ये डिडक्शन जो है दिस इज रिलेटेड टू हाउस रेंट। और आप हाउस रेंट तो पे कर रहे हैं लेकिन हाउस रेंट अलाउंस रिसीव नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आपको कि अच्छा हाउस रेंट की भी डिडक्शंस जो है वो मिलती होगी। यस, चलिए आज बात करते हैं। दिस इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल है और आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, इसका मतलब रेंट पे किया जा रहा है। एंड दैट इंडिविजुअल इज नॉट टेकिंग बेनिफिट ऑफ ईदर HRA और FRA। यानी कि सिंपल सी बात है, ना तो उसको HRA मिल रहा है ना कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन का कोई भी बेनिफिट उसको रिसीव नहीं हो रहा है, और वो रेंटेड अकोमोडेशन में रह करके हाउस रेंट पे कर रहा है। इसलिए है डिडक्शन वेयर हाउस रेंट इज पेड बट HRA इज नॉट रिसीव्ड। और मोस्टली आपने देखा होगा कि HRA रिसीव्ड, ये कैसे हो सकता है, हाउ इट हैपन्स। देखिए, कोई भी सेक्टर है, इंप्लॉयर के द्वारा इंप्लॉय को, जरूरी नहीं है कि इंप्लॉयर और इंप्लॉय को, अब कोई पर्सन जो है वो इंप्लॉयमेंट पर्पज से, एक तो इंप्लॉयमेंट पर्पज से बाहर गया तो वहां इंप्लॉयर और इंप्लॉय, मान लीजिए कि वो बिजनेस करने के लिए जो है अपने घर से दूर जाता है तो वहां पे वो घर वापस नहीं आ सकता, तो उसको वहां पे रेंटेड अकोमोडेशन में रहना पड़ रहा है। इफ द पर्सन इज रनिंग हिज प्रोफेशन, अगर वो अपना प्रोफेशन रन कर रहा है और वो भी घर वापस नहीं आ पा रहा है, तो यानी कि सिंपल सी बात है कि जहां उसका घर है उससे वो डिस्टेंट प्लेस के ऊपर जो है या तो बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है या एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए है। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि जिस प्लेस के ऊपर वो बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, उस जगह के ऊपर वैसे तो उसका पास वो अपना घर जो है नहीं होना चाहिए। अगर घर है तो उसका कोई भी बेनिफिट जो है वो अराइज नहीं होना चाहिए। अब बेनिफिट कौन नहीं ले सकता? ही, हिज स्पाउस, माइनर चाइल्ड, उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हुज मेंबर्स डू नॉट own a house at the place where the taxpayer resides, where the taxpayer resides। अब मान लीजिए एक पर्सन है, वो जो है वो he belongs to उन्ना, हिमाचल प्रदेश, बट डूइंग हिज बिजनेस और प्रोफेशन एट चंडीगढ़। आप बताइए, सो नेचुरली एट चंडीगढ़ अब उसका वहां पे घर नहीं होना चाहिए। अगर घर है भी तो उस केस में उससे वो कोई भी बेनिफिट उससे नहीं ले पा रहा है, राइट। अब यहां पे वो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा है, हाउस रेंट पे कर रहा है, लेकिन HRA उसको मिल नहीं रहा है, हाउस रेंट अलाउंस उसको नहीं मिल रहा है, वो रेंट फ्री अकोमोडेशन की कोई बेनिफिट वो नहीं अवेल कर रहा है। तो उस केस में यहां पे जो है सेक्शन 80G के अंदर डिडक्शन अलाउ की गई है। अब अगर जैसे मान लो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, HRA मिल रहा, रेंट है, तो तब तो आपको क्या है, तब तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसकी ट्रीटमेंट कर दी जाती है। लेकिन ये जिन लोगों के पास कोई भी फैसिलिटी, कोई भी डिडक्शन का फायदा नहीं मिल रहा है, उनको 80G लगाई है। सो डिडक्शन अलाउड फॉर एन अमाउंट लेसर ऑफ, इनमें से कौन कौन सा? स्टैच्यूटरी लिमिट 5 लाख रुपीज पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। आपको याद होगा मैंने एडजस्टेड टोटल इनकम आपको पहले भी सेक्शन 80G में भी आपको बताई है, तो दैट विल वर्क। एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। आपको HRA में याद होगा एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी होता था। अब यहां सैलरी नहीं है, एडजस्टेड टोटल इनकम, क्योंकि बिजनेस भी है, प्रोफेशन भी है, वट एवर इट इज, टोटल इनकम है। यानी कि अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इनमें से जो फिगर आएगी वही फिगर जो है दैट अमाउंट वुड बी टेकन हियर एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अब देखिए, जैसे मान लो इसका आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इफ योर एडजस्टेड टोटल इनकम इज ₹4 लाख, ठीक है, एंड एनुअल रेंट ऑफ इज 2.54 लैक्स, 2,40,000 जो रेंट पे कर रहे हैं, देन अलाउएबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज कैलकुलेटेड एज बिलो। देखिए, अब पहली फिगर क्या थी जी? व्हाट वाज द फर्स्ट फिगर? सर फर्स्ट फिगर वॉज स्टैच्यूटरी लिमिट। स्टैच्यूटरी लिमिट तो कैलकुलेशन हमने की 5,000 to 12 इज इक्वल टू 60,000। रेंट पेड लेस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। बिल्कुल 2,40,000 का रेंट पे कर रहे हैं, माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम।
अब एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है? 4 लाख है। 4 लाख का 10% कितना हो गया? 40,000। इसलिए अमाउंट मेरा हो गया 2 लाख रुपीज। तीसरा मेरे पास है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तो 25% ऑफ 4 लाख कितना हो गया जी? 1 लाख रुपीज। तो इनमें से जो लेसर फिगर होगी दैट इज टू बी अलाउड हियर एज डिडक्शन। तो अलाउएबल डिडक्शन लोअर ऑफ 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 एंड विच इज 60,000। तो 60,000 वुड बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको कहूं कि ऐसा कोई पर्सन जो बेचारा एचआरए की कहीं पे भी एचआरए मिल नहीं रहा है और हाउस रेंट पे कर रहा है, तो उस केस में जिसको कोई भी कहीं पे भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, दैट रिलैक्सेशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 80GG। ओके, अब आज ही हम 80GG की बात करते हैं। ये सारे के सारे जो हैं, आपको याद होगा जितने भी हमने ये डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट डिस्कस किए थे, वो हमने 32, 37 के अंदर 32 में हम डेप्रिसिएशन में गए थे और 35 में हम वहां पे साइंटिफिक रिसर्च में गए थे, राइट। लेकिन यहां पे जो डिडक्शन है वो डिडक्शन उनके लिए, क्योंकि अगर मान लो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में कोई ऐसा पर्सन है जो डोनेशन दे देता है, किसके लिए? साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो वो प्रॉफिट एंड पीजीबीपी में जो है उसका फायदा ले रहा था, दैट इज अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अब मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल अगर पे करता है, उसका प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो अगर वो डोनेशन देता है साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट में, तो उसको क्या फायदा हो रहा है? अगर मान लो कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोई और कंसर्न है जिसका कोई प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से उसका बिजनेस नहीं है, उसका प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तो वहां तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए जिनको प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में बेनिफिट मिल गया है वो तो यहां इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन जिनको वहां पे बेनिफिट नहीं मिला है उनके लिए ये प्रोविजन कर दिया है अंडर सेक्शन 80GG के अंडर, एंड दैट इज फॉर डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, अब यहां पे क्या है? डोनेशंस मेड टू पर्संस एंड दिस इज ए अप्रूवल और नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन। यहां पे अब क्या है? ए रिसर्च एसोसिएशन किसको डोनेशन दी जा रही है? हमने साइंटिफिक रिसर्च वहां पे भी डिस्कस किया है, लेकिन फिर हम एक तरह से ए रिसर्च एसोसिएशन विच हैज इट्स ऑब्जेक्ट द अंडरटेकिंग ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। सेम वर्डिंग है जैसे हमने प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में साइंटिफिक रिसर्च को सेक्शन 35 के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। तो ऐसी एसोसिएशन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो पैसा कमाना है, ना कि सिर्फ किसके लिए? साइंटिफिक रिसर्च की अंडरटेकिंग के लिए, रिसर्च को डेवलप करने के लिए ही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। या कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो इंस्टीट्यूशन जो है साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, अगर हम उसको डोनेशन देते हैं तो वो दैट इज ऑल्सो अलाउड हियर एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG के अंदर। उसके बाद है रिसर्च एसोसिएशन विच हैज इट्स ऑब्जेक्ट द अंडरटेकिंग ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज। तो ये सोशल साइंसेज आ गई, ये स्टैटिस्टिकल रिसर्च आ गई, सेम वर्डिंग है, टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज अदर इंस्टीट्यूशन टू बी यूज्ड फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। इसकी नोटिफिकेशन भी यहां हो चुकी है। तो यहां पे भी हम किसके लिए कर रहे हैं? अब यहां पे सोशल साइंसेज के लिए रिसर्च है या स्टैटिस्टिकल रिसर्च से रिलेटेड है, एसोसिएशन उसमें काम कर रही है। थर्ड है एन एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन विच हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट द अंडरटेकिंग ऑफ एनी प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए, रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो है वो अगर कोई एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन कर रही है और उसको अगर हम डोनेशन देते हैं तो उसका जो मेन प्रोग्राम है वो भी रूरल डेवलपमेंट के लिए है, एंड दैट इज ऑल्सो अप्रूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 35CCA के अंदर, जिसमें वो सर्टिफिकेट उसको फर्निश करना पड़ता है। तो अगर इस एसोसिएशन को भी अगर आप डोनेशन देते हैं तो वो भी जो है वो एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80GG के अंदर। इसके बाद है एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन विच हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट द ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए इनडायरेक्ट वे में अब क्या हुआ, ये पीपल हैं, कुछ एक लोग जो हैं वो किसके लिए लगे हैं? ये लगे हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, और इनको जो ट्रेनिंग है वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है एक इंस्टीट्यूशन, और आप डोनेशन किसको दे रहे हैं? इस इंस्टीट्यूशन को। इंस्टीट्यूशन फिर किसको ट्रेनिंग दे रहा है? पीपल, और पीपल आगे किसके लिए कर रहे हैं? जो भी रूरल डेवलपमेंट की प्रोग्राम की पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इस
यहां पे इस एसोसिएशन को जो है वो मिलेगी डिडक्शन, आपको डिडक्शन मिलेगी अगर आप इन एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन में डोनेशन देते हैं। उसके बाद एक सीधा ही है, रूरल डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया गया है सेक्शन 35CC के अंडर, अगर उसमें भी अगर आप पैसा देते हैं दैट इज ऑल्सो। एक है नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड बनाया गया है, NUPEF, ठीक है, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड। अगर इसमें भी आप डोनेशन देते हैं तो वो भी 80GG के अंदर जो है कवर हो जाएगा। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, जो मैं अभी भी डिस्कस कर रहा था आपके साथ। नो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड इन दिस केस। द असेसी हैज GTI विच इंक्लूड द इनकम ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई एसएससी जिसके पास प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, उसके लिए ये अलाउएबल नहीं होगा, क्योंकि उसने उसका बेनिफिट सेक्शन 35 के अंदर ले चुका है। ये दूसरे लोगों के लिए। द अमाउंट ऑफ डोनेशन एक्सीड ₹10,000 एंड इज पेड इन कैश। अगर आपने 10,000 से ऊपर की पेमेंट अगर कैश में कर दी तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो देखिए, अब ये भी अगर आप थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं, रिकैप करें, तो आपको ऐसा लग रहा है जिनको बेचारों को बेनिफिट पहले नहीं मिला वो बेनिफिट अब किस में दिए जा रहे हैं, डिडक्शंस के अंदर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद है हमारा अंडर सेक्शन 80GGC के अंदर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। ओके, ये देखिए, आप लोग जो है क्या कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। डोनेशन किसको दे रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे रहे हैं और उसका फायदा किस में हो रहा है, टैक्स में हो रहा है। जस्ट आपको समझाने के लिए, क्योंकि अपनी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ओनली इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स आर अलाउड, ठीक है जी। कोई हिंदू डिवाइड फैमिली कुछ नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। डोनेशन शुड नॉट बी मेड इन कैश, सारा जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। डोनेशन मस्ट बी मेड इन टू ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। ये जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, विच इज अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951। डोनेशंस मेड टू इलेक्टोरल यूनिट ट्रस्ट आल्सो एलिजिबल अंडर सेक्शन 80GGC। अगर आप सीधा पॉलिटिकल पार्टी को दे देते हैं तो 80GG से, लेकिन अगर वो आप इलेक्टोरल यूनिट ट्रस्ट को देते हैं तो भी मिलेगा। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना पूरा फायदा लिया हुआ है, आप तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब ये जो इलेक्टोरल यूनिट ट्रस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये भी एक तरह से सेक्शन 8 की कंपनी है, जो कि नॉन प्रॉफिट एंटिटी होती है, विच इज क्रिएटेड इन इंडिया और ऑर्डरली रिसीट ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी पर्सन एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम टू द रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज। अब इंडायरेक्ट वे में नॉन प्रॉफिट एंटिटी बना दी गई है, कौन सी, इलेक्टोरल यूनिट ट्रस्ट है, यानी कि सेक्शन 8 की कंपनी जिसको बोलते हैं। और उसमें अगर आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देते हैं एनी पर्सन, और उसको फिर दोबारा से जो है वो रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दिया जाता है, तो उस ट्रस्ट में भी अगर आप पैसा देते हैं तो भी तो हेडिंग है। अब क्लियर हो गया जी, इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या चीज होती है। देयर इज नो लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80GGC, यानी कि जितना मर्जी पैसा आप उनको दे दो, कोई कैप नहीं है, अलाउड है डिडक्शंस, ठीक है जी। 80GGC। ये जो डिडक्शंस हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स हैं। अब ये तो थी जितनी पेमेंट्स आपने करी, कुछ एक डिडक्शंस हैं जो कि आपके सर्टेन इनकम्स के ऊपर है, वो 80IA से लेके 80PA के अंदर। लेकिन ये जो इनकम्स हैं ये कंपनीज हैं, और हमारा जो यहाँ टॉपिक है वो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल है, तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में ये कवर नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस टाइम जो है वो 80IA और 80PA ये इनकी इनकम्स के ऊपर है। सिंपल सी बात है, जिस फैक्टर को इनकरेज करना होता है गवर्नमेंट ने, उस सेक्टर में, उस कंपनी को, उस इंडस्ट्री को जितना भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसको उसकी डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है जी। तो ये मैं अब आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आज ये जो हमने लास्ट कैटेगरी में बांटा था वो था 80, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80TTA एंड 80TTB जो आपको, और 80TU। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन TTA के अंदर जो दिस सेक्शन प्रोवाइड्स डिडक्शन ऑफ ₹10,000। देखिए, अब हम क्या करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है
वो जो छोटी मोटी सेविंग्स होती है उस सेविंग्स में वो बैंक में डाल देता है। और जब बैंक में डालता है तो दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो फिक्स डिपॉजिट में डालता है या सेविंग्स में डालता है। ठीक है, अब अगर वो सेविंग्स में पैसा डालता है तो वो थोड़ा सा इनकरेज किया जा रहा है एसएससी को, इंडिविजुअल को, कि वो पैसा डालता रहे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये डिडक्शन दी गई है अंडर सेक्शन 80 TTA। अमाउंट कितना होगा? 10,000। डिडक्शन इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सिर्फ किसको मिलेगा जी? इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलेगा। स्टेटस ऑफ एसएससी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो सकता है। इंटरेस्ट कवर्ड, अब क्या क्या उसको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है एक साल में? पहली है फ्रॉम ए सेविंग अकाउंट विद ए बैंक। बैंक में अगर आपका सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट। फ्रॉम ए सेविंग अकाउंट विद ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन वो कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी? दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज द कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, राइट? ओके, उसके बाद है हमारे पास फ्रॉम ए सेविंग अकाउंट विद ए पोस्ट ऑफिस। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो उस पोस्ट ऑफिस से भी, पोस्ट अकाउंट से भी अगर आपको कोई इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तो दैट इनकम इज आल्सो कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी। तो यहां पे फ्रॉम ए सेविंग अकाउंट विद ए बैंक, फ्रॉम ए सेविंग अकाउंट विद ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बैंकिंग का बिजनेस कर रही है तो बैंकिंग के बिजनेस से भी जो भी आपका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड है। और पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपका खाता है उसके ऊपर भी अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग बैंक का, तो दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, और ये वाला जो इंटरेस्ट आपके पास, आपको इंटरेस्ट, इसकी इनकम जो है आपके पास हो गई है, तो उस केस में जो मैक्सिमम रिडक्शन है वो है 10,000 रुपीज। और वी हैव टू कंसीडर अवर टोटल इनकम फ्रॉम ऑल बैंक्स वेयर वी हैव डिप अकाउंट्स। ये नहीं है कि जी 10,000 हर अकाउंट नंबर पे मिलेगा, नहीं। आपने साल का, पूरे साल का जो है वो 10,000 रुपए साल का जो है सारे हेड ऑफ द अकाउंट्स जितने भी आपके खाते हैं उनसे आपने इंक्लूड करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपने लिमिट लगानी है 10,000 रुपीज की। नेक्स्ट है हमारी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB के अंदर जो है, ये जो 80 TTB की डिडक्शंस हैं वो आपको मैं ये बता दूं कि ये हमारे सीनियर सिटीजन के लिए TTA TTB। अब नेचुरली यहां पे क्या है कि इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल की जो है वो पूरी लाइफ उसने कमाया होता है और उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा होता है उसको उसने डिपॉजिट किया होता है। अगर वो डिपॉजिट पैसा उसने कर रखा है तो उस केस में भी उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है 80 TTB के अंदर दे रखी है। तो व्हाट इज दैट? सो अंडर सेक्शन 80 TTB प्रोवाइड्स अ डिडक्शन ऑफ ₹50,000 ऑन इंटरेस्ट इनकम। वहां 10,000 थी, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है। यहां आप गाइड कर सकते हैं इंडिविजुअल को कि भैया इंटरेस्ट की इनकम के ऊपर भी डिडक्शन मिलती है, और लोगों को इसका पता नहीं होता। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल ओनली विद द एज ऑफ, जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा की इनकम है उसको मिलेगा, और जो 60 साल से कम है वो 80 TTA के अंदर जो है बेनिफिट लेगा। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एसएससी? रेजिडेंट ओनली। दिस डिडक्शन इज अलाउड ऑन इंटरेस्ट अर्न्ड। अब वो जो इंटरेस्ट की इनकम है जो अर्न की जा रही है वो किससे? फ्रॉम ए सेविंग अकाउंट विद द बैंक, फ्रॉम ए सेविंग अकाउंट विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस, जो मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कस किया। अब इसमें एक नई चीज ऐड हुई है, दैट इज फ्रॉम FD और RD। ऊपर जो FD नहीं थी, FD के ऊपर इंटरेस्ट टैक्स लगता है, लेकिन यहां अगर आप FD और RD की अगर आपके पास इनकम है इंडियन बैंक और पोस्ट ऑफिस से, तो वो भी इसमें इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी। लेकिन जब मैक्सिमम रिडक्शन जो है दैट इज लिमिटेड टू 50,000 रुपीज, वहां कितनी थी? 10,000। तो ये सीनियर सिटीजन से है TTB, और TTA जो है वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है। क्लियर हो गया जी यहां तक बात? ओके। अब हमारी जो लास्ट सेक्शन है दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। देखिए 80U के केस में जो है टैक्स डिडक्शन फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए जो है 80U है। तो बहुत सारे लोगों को इसकी भी नॉलेज नहीं होती बेचारों को, तो आप उसके लिए आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट बन चुके हैं, अब आप गाइड कर सकते हैं।
A resident individual who has been certified as a person with disability by the medical authority can claim the tax benefit under section 80U. For the purpose of this section, a person with disability is defined as a person who has at least 40% disability होनी चाहिए और certified by the medical authority होना चाहिए। इस पर्पज में डिसेबिलिटी के लिए जो है क्या क्या हो सकता है वो भी डिफाइन किया है। जैसे मान लीजिए ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लिप्रेसी है, उसके बाद हियरिंग इंपेयरमेंट है, सुनाई नहीं दे जा सकता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन है या मेंटल इलनेस है। इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए ये 80U लगाई गई है। सो द पर्सन सफरिंग फ्रॉम 40% है तो उनको कोई कुछ भी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, खर्चा करे चाहे ना करे, 75,000 रुपए की डिडक्शन सीधी मिल जाएगी। और अगर उसकी जो पर्सन विद 80% और मोर डिसेबिलिटी तो 1,25,000 के मिल जाएगा। पर सर अभी आप बोलेंगे कि 80DD भी हमने पढ़ा था और 80DD भी पढ़ा, फिर आकर के 80U भी हम पढ़ रहे हैं, सब डिसेबिलिटी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हमें तो कंफ्यूजन हो गया कि ये कौन किससे रिलेटेड है। बिल्कुल देखिए 80DD पढ़ा था हमने, ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। वहां पे जो इंडिविजुअल था उसका जो डिपेंडेंट था उसकी डिसेबिलिटी थी, वहां पे 80DD लगता था। और 80DD भी जो लगता था वो ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड इलनेस था, चाहे वो उसके सेल्फ का था, स्पाउस का था, चिल्ड्रन का था, पेरेंट्स का, ब्रदर सिस्टर और अदर इंडिविजुअल। वहां पे हमारे पास क्या थी, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस की बात थी। ओके, और उसके बाद जो है लेकिन 80U जो है वो 80U किससे रिलेटेड है, 80U जो है वो किससे रिलेटेड है, 80U देखिए आपका इंडिविजुअल की डिसेबिलिटी से, टैक्स डिडक्शन फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल। क्लियर होगी जी बात यहां पे। तो इस तरह से जो है आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 80DD और 80DDB ये उसके डिपेंडेंट्स हैं और 80D जो है वो 80U जो है वो किससे रिलेटेड है, इंडिविजुअल का अपने से है। द पर्सन हिमसेल्फ हु इज क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसेबिलिटी। तो दिस इज रिगार्डिंग 80U। तो आई होप कि अब आपको जो है वो 80C से लेकर के 80U तक जितनी भी डिडक्शंस थी अब क्लियर होंगी और अब आप इस पोजीशन में आ गए होंगे कि अब आप असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल को जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद अब आपको डिडक्शंस भी आ गई, टोटल इनकम है, अब आप रेट लगाइए और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करिए।